पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था हमारा जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट 3 लेवल पर काम करता है, जैसे कि सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट जो पूरा इंडिया में गवर्न करता है। स्टेट गवर्नमेंट जो हर स्टेट में अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है। जो लोकल गवर्नमेंट, लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट वो विलेज लेवल पर गवर्न करता है। इस चैप्टर में हम स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बारे में और स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करता है उसके बारे में हम अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स, उन लोगों का रूल क्या होता है और उन लोग कैसे एमएलए और मिनिस्टर बनते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डेमोक्रेसी में कैसे काम करता है वो समझेंगे और लोगों ने अपना जो व्यू पॉइंट है, अपना जो डिमांड है वो कैसे गवर्नमेंट से एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करके हम अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, गवर्नमेंट कोई एक व्यक्ति नहीं है जो पूरा स्टेट को चला रहा है। ये लोगों का समूह है जिसमें एमएलए होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं और हर मिनिस्टर्स की अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट। आज हम हेल्थ डिपार्टमेंट के जुड़कर जिन क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के द्वारा हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हम एमएलए के बारे में जानेंगे। इन द अबव सेक्शन हमने कुछ इवेंट पाटलपुरम के कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ा था और हम दो नाम से भी फेमिलियर हुए थे, जैसे कि कलेक्टर और मेडिकल ऑफिसर। अगर हम कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर को हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर के नाम से जानते हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट का पूरा इंचार्ज उनके पास होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो जिम्मेदारी है वो उनके पास होता है। अगर हम मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर को हम मेडिकल हेल्थ ऑफिसर से नाम से भी जानते हैं और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से नाम से जानते हैं। वह म्यूनिसिपल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से भी हो सकते हैं। क्या तुमने कभी एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम अभी भी सीख लेंगे। अगर सुना है तो तुम्हारा एरिया का एमएलए कौन है और उन एमएलए कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए, उनको हम वोट देकर चुनते हैं। उनको चुनने के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाते हैं और उन लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और वो हमारे प्रतिनिधि होकर विधानसभा में जाते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं और हम जो कहना चाहते हैं वो उनके द्वारा विधानसभा में पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम विधानसभा के बारे में और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी हम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारा इंडिया में जितना भी स्टेट्स है उन स्टेट का अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज है और हर स्टेट को अलग अलग डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश को 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किए गए हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज समान नहीं है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ा है और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटा है, तो इसको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप 21 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ओर देखो तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कम होने के कारण उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ा करके कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए गए हैं। अगर यहाँ पर आप 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखें तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण इसका छोटा करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए गए हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है और एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकता है। इसको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। इस मैप में आप देख पा रहे हो कि अरुणाचल प्रदेश को 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किए गए हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक ही रिप्रेजेंटेटिव को लोगों ने चुनेंगे और जो बाद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए बन जाएंगे और उन एमएलए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की ओर स्टैंड होके इलेक्शन लड़ते हैं और जो बाद में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं।
एक पॉलिटिकल पार्टी को हम तब मेजॉरिटी पार्टी मानेंगे जब इस पार्टी को मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेगा, यानी कि आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेगा, तब उस पार्टी को हम मेजॉरिटी पार्टी मानेंगे। और उस मेजॉरिटी पार्टी को हम रूलिंग पार्टी के नाम से भी जानते हैं। और अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज मेंबर होंगे उन मेंबर को हम ओपोजिशन मेंबर कहेंगे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और उनमें से भारतीय जनता पार्टी को 44 सीट मिला है 68 में से। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 मिला है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट मिला है। इंडिपेंडेंट हु डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी उनको 2 सीट मिला है। इंडिपेंडेंट मतलब जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में से नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को 44 सीट मिला है 68 में से, जहां पर 34 से ज़्यादा अगर 35 सीट भी मिल गए होते तो भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी पार्टी हम कहते हैं। यहाँ पर तो 35 से भी ज़्यादा सीट मिला है, यानी कि 44 सीट मिला है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी पार्टी कहेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 सीट मिला है, जो दूसरी अपोजिशन पार्टी से ज़्यादा मिला है, तो इसे हम मेजर अपोजिशन पार्टी बुलाएंगे। 2017 में हिमाचल प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट्स एमएलए बने थे और उन लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए है उन एमएलए का टोटल नंबर था 68। और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी हासिल करने के लिए 34 से ज़्यादा सीट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को 44 सीट मिला था, जो आधे नंबर से भी ज़्यादा है, और उस पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी बन गए। अदर जो एमएलए हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, उनको हम ओपोजिशन पार्टी से भी नाम से जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिला था भारतीय जनता पार्टी के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 44 सीट मिला है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ 21 सीट मिला है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजर ओपोजिशन पार्टी बन गए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा और जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टी भी ओपोजिशन पार्टी के नाम से जानते हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो भी ओपोजिशन पार्टी में शामिल है। कोई भी स्टेट में जो गवर्नर है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा जो माननीय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, इसीलिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो रूल एंड रेगुलेशंस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरीके से रूल को मान रहा है या नहीं। इसलिए अगर रूल को नहीं मानेंगे अच्छी तरीके से, अगर कल किसी भी स्टेट ने ये कहा कि हमें भारत से अलग होना है, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर एक स्टेट अलग हो गया है तो भारत तो कभी भी यूनाइटेड नहीं रह पाएगा। और अगर एक स्टेट अलग हो गया तो कल दूसरा स्टेट क्या चुप रहेगी, दूसरे स्टेट भी बताएगा कि मुझे भी अलग होना है। इसीलिए हमारा जो प्रेसिडेंट है उन प्रेसिडेंट ने हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, इसीलिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन राज्यों अच्छी तरीके से गवर्न कर रहे हैं या नहीं। इलेक्शन खत्म होने के बाद जो रूलिंग पार्टी का एमएलए है उन एमएलए ने अपने में से किसी एक को लीडर चुनेंगे और वो लीडर बाद में चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी का एमएलए है उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को लीडर चुना था और बाद में वो चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने बाद में अपने पॉलिटिकल पार्टी से किसी को मिनिस्टर बनाएंगे। इलेक्शन खत्म होने के बाद स्टेट का जो गवर्नर है उन्होंने रूलिंग पार्टी का जिन एमएलए ने अपने में से किसी को चीफ मिनिस्टर की ओर से चुना था उनको गवर्नर ने अपॉइंट करेंगे और अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेंगे। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर्स है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और मिनिस्ट्रीज को जो सेपरेट ऑफिसेस में है उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने हाथ में ले ले। लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा प्लेस है जहाँ पर ऑल द एमएलएज, चाहे वो रूलिंग पार्टी की ओर से हो और अपोजिशन पार्टी की ओर से हो, सब एमएलए एक जगह इकट्ठे होते हैं और डिफरेंट मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ एमएलएज का डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जैसे कि वन एज एन एमएलए एंड अदर एज एन मिनिस्टर। जो पहले एमएलए बनते हैं बाद में तो एमएलए को
चीफ मिनिस्टर के और हिसाब से चुना जाता है और चीफ मिनिस्टर बाद में उन एमएलए में से अपना मिनिस्टर चुनते हैं। पिछली स्लाइड में आपने देखा था जो अलग अलग मिनिस्ट्री है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। वहाँ पर आप देख पा रहे हो 3 लिस्ट है, जो कि एक यूनियन लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट है। जो यूनियन लिस्ट है उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर चलता है, जैसे कि डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस, एटॉमिक एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेन अफेयर्स, उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पावर है। जो स्टेट लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही पावर है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही पावर है। अगर स्टेट लिस्ट को हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, एग्रीकल्चर, टूरिज्म ऑफ स्टेट, टोल टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू, स्टेट पेंशन, पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, इलेक्शंस ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग मिनिस्टर्स ने चलाते हैं। अगर मैं आपको और थोड़ा अच्छी तरीके से डिटेल्स में समझाऊँ तो मैं जिस स्टेट में से बिलोंग करता हूँ उन स्टेट के बारे में, इलेक्शन के बारे में अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं जिस स्टेट में रहता हूँ वो असम है। असम में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी 126 है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन के हिसाब से किए जाते हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता तो 33 डिस्ट्रिक्ट में से 33 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता। तो पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग किया जाता है, इसीलिए 126 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 33 डिस्ट्रिक्ट में। मैं जो डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है हाईलाकंदी डिस्ट्रिक्ट। आप देख पा रहे हैं हाईलाकंदी डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे कि एक का नाम है LA7। LA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और उनको एक कोड दिया गया है जो कि कोड 7 है, और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम है कटली चौड़ा। दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम है हाईलाकंदी, जो कि हाईलाकंदी डिस्ट्रिक्ट के नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम रखा है। उसका कोड है 6। अदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम है अलगापुर, जिसका कोड है 8। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग किया जाता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अराउंड 5.5 लाख लोग हैं, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ 1.5 लाख लोग हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस सेशन पसंद आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताइए। थैंक यू।